हेलो बच्चों, तो आज की हमारी क्लास होने वाली है बेसिक मैथमेटिक्स की। और बेसिक मैथमेटिक्स की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अलजेब्रा से। एक्चुअली में है क्या कि फिजिक्स में हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। या कह लो मैथमेटिक्स का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। कैलकुलेशन में उसके आइडेंटिटीज लगते हैं, फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। तो हमें जब अगर मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी नहीं होगी, तो हमको सवाल करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में जब हम क्लास 11th में आते हैं या किसी भी क्लास में हम हों, तो हमें फिजिक्स के लिए अगर फिजिक्स पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, उसको इजी वे में या कम से कम समय में सोल्व करने के लिए हमको मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए अपने दिमाग में। उसके आइडेंटिटीज़, उसके फॉर्मूले, उसके कॉन्सेप्ट स्टोर करके रखने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली अलजेब्रा से, जिसे हम लोग हिंदी में बीज गणित कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं, और आप लोग प्यार दिखाइएगा। फिर इसका लेक्चर 2 यानी जब तक बेसिक मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दूंगा मैं। तो घबराना नहीं है, आपको हमारे साथ लग के पढ़ाई करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से। अब अलजेब्रा में हमारे सामने कुछ आइडेंटिटी होती हैं। अलजेब्रा को बच्चों हम लोग हिंदी में बोले तो हिंदी में हम लोग इसको बीज गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज गणित, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बीज गणित बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें सबसे पहले अलजेब्रा अगर पढ़ना है तो याद रखना चाहिए। वो कौन कौन सी आइडेंटिटी है? तो आओ चलो पहले आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें आइडेंटिटी समझना है। यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, वाइट ले लूँ मैं क्या? वाइट दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वाइट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ में हमारे अलजेब्रा के बेसिक फार्मूले आते हैं। जैसे कि अगर पहले फार्मूले की मैं बात करूं, ठीक, या 1 2 3 लिख दिया जाए रोमन नंबर में, पहले फार्मूले की बात करूं मैं, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? इसे हम a² + b² + 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अगर हमें केवल a² + b² निकालना हो तब क्या करेंगे? ये 2ab को इन दोनों के स्क्वायर में से माइनस कर दिया जाएगा। यानी यहीं से एक दूसरा आइडेंटिटी हमारा ये भी बन जाएगा कि अगर हमको a² + b² की वैल्यू केवल इक्वेट करनी हो तो ये वाला 2ab का टर्म इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक आइडेंटिटी है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। 2 हो गए। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा आइडेंटिटी हमारा क्या है? तो तीसरा आइडेंटिटी है मेरे प्यारे बच्चों a - b का होल स्क्वायर। सबको पता है, ठीक, a² + b² - 2ab। अब यहीं पर अगर हम a - b ना करके b - a अगर लिखूं तो क्या होगा? b - a का होल स्क्वायर भी हमारा इतना ही निकलेगा कि a² + b² - 2ab। तो आपको याद रखना है कि a - b का होल स्क्वायर b - a के होल स्क्वायर के बराबर आता है। अगर यहाँ से हमको a + b का होल स्क्वायर निकालना हो, a² + b² इक्वेट करना हो, तो भी हम इक्वेट कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा a² + b², इसमें से ये -2ab इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं कि b - a का होल स्क्वायर + 2ab, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हम लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं जो हम आपको बताएंगे और आपको नोट करते हुए चलना है। अब हमारे पास पांचवा आइडेंटिटी की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करूं तो पांचवा आइडेंटिटी हमारा कुछ यूं है कि a² - b² अगर कहीं दिया हो तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिखते हैं a + b × a - b। इसका यूज भी अपने कई जगह होता है। जैसे कहीं मान लो हमारे पास दे रखा हो कि 8² - 6², तो हम इसको क्या करेंगे? हमने कहा कुछ नहीं करना है, एक बार 8 + 6 कर दो और एक बार 8 - 6 कर दो। तो 8 + 6 करोगे तो क्या आएगा? आपने कहा 14 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 8 - 6 क्या आएगा?
2 आएगा और 14 दूना 28, तो हमारा आंसर 28 हो गया। तो इसलिए ये आइडेंटिटीज़ हमारे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बाकी तो ये छोटा सा नंबर है, बड़ा आसान है, तो वैसे भी आप कर सकते हो कि 64 माइनस 36, तो 64 में से 36 घटाओगे, 14 में से 6 गया, 8 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, तब भी 28 आएगा। तो छोटा नंबर है तो जैसे भी करना चाहो कर लो, आसान है। लेकिन अगर जब बड़े नंबर होते हैं तो उसका स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं पता है, तो सिंपली हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। अब छठे आइडेंटिटी के बारे में हम आपको बताते हैं कि छठा आइडेंटिटी हमारे पास क्या है और उसे ध्यान रखना चाहिए। तो छठा आइडेंटिटी है मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ये होता है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी फार्मूला है। अगर इसको भी आप एक्सपेंड कर दोगे तो ये हमारा बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिखो, क्योंकि इस दो टर्म को अगर हम ओपन कर दें तो 3ab इंटू ए करेंगे तो ये आ जाएगा और 3ab इंटू बी करेंगे तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत हमको समटाइम्स पड़ जाती है। तो ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहीं पर है a माइनस बी का होल क्यूब, ये b है बेटा। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको अगर हम ब्रैकेट अंदर से ये ओपन कर दें तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस, ठीक है ना, माइनस 3ab स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है मैं बता दूँ साइन का। यहाँ पर होगा माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर हमारा साइन आ जाएगा बच्चों माइनस का और यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी में साइन आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस रहेगा। तो ये हमारे a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी है। वहीं पर एक और आइडेंटिटी है जो हम आपको बताएंगे। ऐसे ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिसे कि आप लोगों को क्या रखना है, आप सभी बच्चे लोगों को याद रखना है फिजिक्स के लिए। अब अगर हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग लिखते हैं बच्चों a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें किसी बालक को कोई समस्या तो नहीं। दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू अगर इक्वेट करना है तो इसकी हेल्प से भी हम इक्वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको केवल इन दो की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में है। अगर इसको लेफ्ट हैंड वाले में से माइनस कर देंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आपने कहा हाँ सर ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये प्लस है, ये प्लस है हमारा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इससे भी हमारा रिजल्ट यही आएगा। कितने आइडेंटिटीज हो गए? 8 आइडेंटिटीज हमारे हो गए। अब हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों बचा है ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे निकालेंगे, और 9वें पे चलते हैं। तो ये है हमारा 9वां आइडेंटिटीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का बच्चों हमारा फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? चलो ठीक है, जो भी बच्चा है चैट कर रहा है आराम से चैट कर लो। किसी भी बालकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबके एकदम चैट प्रॉपर दिखने चाहिए हमको। चलो ओके, बहुत बढ़िया। तो इतना सब आप लोगों को आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, वेरी नाइस, लवली। अब इसी को अगर हम चाहें तो इस फार्मूले से भी इक्वेट कर सकते हैं कि हमको ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए। तो ए माइनस बी का होल क्यूब और ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यानी कि क्या बन जाएगा हमारा? तब हमारा ये बन जाएगा, इसी का एक फार्मूला दूसरा ये बन जाएगा कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का ये भी फॉर्मूला है और ये भी हमारा एक आइडेंटिटीज है। इसमें किसी भी बालक, किसी भी बालिकाओं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेटा चलते हैं
10वें पर। तो 10वां में हमारे पास है कि अगर हमारे सामने दिया हो ए स्क्वायर, ओके बहुत बढ़िया। बेटा इन सारे सवालों के ये सारे सवाल अलग अलग सिचुएशंस में मिलेंगे, मतलब इस तरीके का पैटर्न, जहां इस तरीके का पैटर्न मिलेगा वहां पे ये आइडेंटिटीज हम अप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हम आपको सब बताएंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, आ गया समझ कि जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और जहां लगने लायक है कि ये आइडेंटिटी हमारा अप्लाई हो जाएगा, वहां पर हम लोग इसे अप्लाई कर लेंगे। ओके बात समझ आ गई। ओके वेरी नाइस। तो अब देखो बेटा, अगर हमारे सामने कहीं ये दे रखा हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप का पैटर्न हो, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से 2ab का टर्म आएगा और यहां माइनस 2ab, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा केवल 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचेगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहीं पर अगर इसी के जस्ट उल्टा कि हमारे सामने लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 2ab और यहाँ से 2ab का टर्म केवल बचता है, तो केवल हमारे पास बचेगा बेटा 4ab, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद हमारे पास 11 के बाद 12वां आइडेंटिटीज हमारी क्या है, तो 12 जो आइडेंटिटीज है वो है अगर a प्लस बी प्लस सी का होल की दिया हो होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा पैटर्न दिया हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो तीनों का एक एक बार स्क्वायर करके ऐड कर लो, यानी a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करो विद इंक्लूडिंग साइन, तो 2ab, फिर 2 को भाई a और b का हो गया, a और b का हो गया, तो अब करेंगे 2 का b और c से, तो b और c से करना है तो 2bc, अब फिर 2 को c और a के साथ करना है प्लस 2ca, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो इस पैटर्न पर हमारा सॉल्यूशन किया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने आइडेंटिटी लिख लिए होंगे, इसको कैसे यूज करना है जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पर बेटा एक और कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स में, जिसे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या है, आइए हम इसको आपको बताते हैं। तो देखो बेटा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक और रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। डिविडेंडो रूल, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ये होता है कि अगर हमारे पास रेशियो या फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई दो पार्ट लिखा हो LHS और RHS में, जैसे कि a/b इज इक्वल टू c/d, तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम इस चीज़ को बेटा लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी, ठीक है। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है कि अगर कोई नंबर इस तरीके से दिया हो, ठीक है, तो इसको हम इस पैटर्न में लिख के सोल्व कर लेते हैं। जैसे होता क्या है कि दो वेरिएबल्स, दोनों एक ही टाइप के वेरिएबल दोनों साइड में है, कुछ नंबर्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा अजीब सा लगने लगता है और इस पैटर्न में लिखने से थोड़ा आसान हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है, तो उस इक्वेशन को हम इस पैटर्न में लिख के उसके बाद सोल्व कर लेते हैं, और इस रूल को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ये हमको उतना आइडिया नहीं है, वरना वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमारे पास एक और जरूरी कॉन्सेप्ट होता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी तो अपनी अलग बात हो गई कि आइडेंटिटीज़ तो यूज होते ही होते हैं कहीं ना कहीं, तो आइडेंटिटी का यूज जहाँ आएगा, तो आइडेंटिटीज़ अगर हमें याद है ये बेसिक आइडेंटिटीज़ इतने ही आपको करने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसके अलावा अलजेब्रा में एक और टर्म आता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका आता है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में द्विघात समीकरण। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण।
अब द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण ये होता है कि एक ऐसा वेरिएबल हो जिसमें मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो। यानी कि वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 2 वाला अगर इक्वेशन है कोई, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मेरे प्यारे बच्चों बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे समझना आप लोग कि ये हमारा एक जनरल इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये सामान्य इक्वेशन है जिसे हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में? यानी कि अगर कोई नंबर ऐसे भी लिखा है कि x के पावर 2 प्लस या -4 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा मैक्सिमम पावर 2 का है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ये नहीं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी ससुर का नाती क्वाड्रेटिक ही है, ये कोई अलग दुनिया से नहीं आया है। ठीक है ना? आ रहा मजा? चलो, बहुत अच्छी बात है। और बिंदास होके पढ़ने का, बिना किसी टेंशन के, शेरो शायरी के साथ। जमाने ने क्या दिया जो हमसे छीनेगा, ठीक, ज्यादा करेगा हम खुद ठुकरा देंगे इसे, ऐसे एकदम बिंदास तरीके से पढ़ना है। ठीक है? अरे मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ते भी हैं हम भी कभी कभी कि जमाने ने क्या दिया जो हमसे छीनेगा, वक्त आया तो हम भी इसे ठुकरा देंगे, है ना? अब ऐसे भी लाइफ है, अनसर्टेन है, और जब लाइफ अनसर्टेन है तो सम पार्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड सम पार्ट ऑफ सैड मोमेंट ये आते जाते रहते हैं। इनसे अगर आप डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं ना काम चलेगा। बाकी लोग बहुत बुड़बक हैं इस जमाने में, इतने बुड़बक है कि पूछो मत। नौकरी ससुरे दे नहीं पा रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, पकौड़ा तलने को रोजगार बता देते हैं, मतलब पता नहीं क्या सीन है भाई। अपन लोग बिहारी आदमी है, ये सब मतलब जिन्विन बात ही पसंद है हम लोगों को। फालतू की बकैती कोई करता है, रिलाई कर दिया जाता है इधर से। ठीक है? बर्दाश्त नहीं होता ना, स्वाभिमान भी तो आड़े आ जाता है। ठीक भाई, अगर सिंपल सी बात है, अगर धर्म और देश में किसी व्यक्ति को चुनना हो तो हम तो देश चुनेंगे, अब आप क्या चुनोगे या आप जानो। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे प्यारे बच्चों एक पैटर्न है, ax² + bx + c = 0। ये है जनरल इक्वेशन। अब देखो ये इसमें जो x है ना, ये x हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, वेरिएबल है। ठीक, बात समझ आई? और जो a, b और एंड c है, ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। ये हमारे क्या बच्चों? कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है? अब यहाँ पर x की अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो x के 2 वैल्यूज होंगे, x के 2 वैल्यूज होंगे। बात समझो, x के कितने वैल्यूज निकलेंगे बच्चों? 2 वैल्यूज होंगे। इन वैल्यूज को हम लोग रूट कहते हैं। इन वैल्यूज को क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ठीक है? या रूट कहते हैं, ऐसे लिख लो। इन वैल्यूज को ही हम लोग रूट कहते हैं। अब x के मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 वैल्यू निकलेगा। जैसे कि यहीं पर देख लो कि x + -4 है, x² + = 4। हम प्लस साइन ले लें कि x² + 4 = 4 है, तो x² बराबर क्या आएगा? -4 आएगा। x बराबर क्या आएगा? √(-4) आएगा। अब तो यहाँ पर आंसर कैसे आएगा? देखो बेटा, 4 के लिए तो हमारा 2 आ गया, लेकिन यहाँ अंदर रूट में -i बच गया। अब यहाँ पर भी बेटा प्लस माइनस लगेगा, ये नहीं, यहाँ पर भी प्लस माइनस लगेगा। रूट के अंदर -i को ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? i लिखते हैं। तो एक्चुअल में इसका आंसर आएगा +-2i। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दिखाई ना दे। लोग दिखाई दिया? ये ऐसे निकलता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं हम लोग। मैथ है भाई, घुमा देगा तुमको कहीं भी, कहीं से भी। तो ये भी अपना एक पैटर्न है। अगर वहाँ प्लस ना लेते हम माइनस ले लेते, जैसे x² + 4 = 0 दिया, वहाँ पर x² - 4 = 0 ले लेते, तो सिंपली हमारा आंसर x की वैल्यू +-2 आ जाता, i के फॉर्म में ना आता। i आने से चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसीलिए जहाँ i आता है, जिस नंबरों में i लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग मैथमेटिक्स है। ठीक है ना? तो वो अपना अलग पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में, वो प्योर मैथमेटिक्स है। वहाँ 2 तरीके के रूट होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 2 तरीके के रूट होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। ठीक है? तो वो अलग कहानी है, अलग गाथाएं हैं, वो अलग देश दुनिया में हम लोग पढ़ेंगे, इस देश दुनिया में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? चलो, तो ये बात समझ में आ गई। आपको ये समझ में आ गया कि ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है, इसमें x वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर मेरे प्यारे बच्चों 2 है। और जब मैक्सिमम पावर 2 हो तो ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहेंगे। और इसमें जो नंबर्स हमारे होंगे ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, और वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो वैल्यूज भी हमारे 2 निकलेंगे और उनको हम लोग रूट कहते हैं।
इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसको सोल्व करने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट है। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। क्या बोला मैंने? आप मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवालों को फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। और इसको सोल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट भी है, एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालने हैं। तो एक श्रीधराचार्य का फार्मूला है। किसका बेटा? हम लिख दे रहे हैं श्रीधराचार्य। ठीक है, ये एक आचार्य थे हमारे इंडिया में जो पंडित लोग थे ना, पहले विद्वान होते थे। और आज के पंडित विद्वान नहीं है, ये लालची हैं ससुरे। ये पूजा कराते हैं ना, तो मतलब समझ लो एक बार ऐसे करेंगे स्वाहा स्वाहा करने के बाद कहेंगे भैया इसमें कुछ डालो। अब डालोगे नहीं तब तक उनकी पूजा आगे नहीं बढ़ेगी, वो भूल जाते हैं, अपने श्लोक भूल जाते हैं। मतलब पंडित का मतलब ये नहीं होना चाहिए। पंडित का मतलब ज्ञानी। ज्ञानी मतलब एक ऐसा ज्ञानी जो दुनिया से ऊपर उठ चुका हो कहीं ना कहीं। वो स्वार्थ के लिए ना जीता हो, वो समाज के लिए जीता हो, लोक के लिए जीता हो। मतलब लोक का मतलब जिस लोक में रह रहा है, जिस संसार में रह रहा है, वहाँ के जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ जो भी जीवित प्राणी है आजीवित, उन सब के लिए जी रहा हो। यानी एक पूरा नेचर प्रकृति के लिए जी रहा हो, उसे हम पंडित मानते हैं। विद्वान वो होता है रियल में। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक, जिन्होंने मतलब बहुत पढ़ाई करी, बहुत कुछ किया, IIT IIM जैसी संस्थाओं से पढ़ाई करी, रिसर्च सेंटर्स में काम किए, एज ए साइंटिस्ट के पदों पे काम किए। फिर अपने बीच के क्षणों में उनको लगा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, उन्होंने अपना उस चीज़ छोड़ी और ट्राइबल्स के बीच में जाके रहने लग गए। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं, आप गूगल करिएगा आपको मिलने लगेंगे ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरी कि जो आदमी अपने आप में उस लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो उसको एक चीज़ रियलाइज हो जाता है, दुनिया में सब मोह माया है। और जब वो मोह माया का परित्याग करके आगे बढ़ता है तो उससे किसी चीज़ की कमी होती भी नहीं है, क्योंकि उसके फिर नीड्स उतने नहीं होते, उसकी ज़रूरतें उतनी नहीं होती। ठीक बात समझ रहे हो? ये है। तो श्रीधराचार्य एक आचार्य थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया। क्या? तो इसका सिंपल सा हमारा बच्चों फार्मूला हो जाता है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ से दो वैल्यूज निकलेंगे, एक बार यहाँ से प्लस लेने के बाद अलग वैल्यू निकलेगा, माइनस लेने के बाद अलग। तो x का मैक्सिमम पावर 2 है तो दो वैल्यू आ जाएंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, अभी फिलहाल ध्यान नहीं है। ठीक है ना? तो ये कैपिटल D से लिखा जाता है। यहाँ पर बेटा जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कैपिटल D से लिखते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये रूट के नेचर को डिफाइन करता है। डिस्क्रिमिनेंट किसको डिफाइन करता है? रूट के नेचर को डिफाइन करता है कि रूट्स हमारे रियल होंगे या वर्चुअल होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैल्यू में जैसे यहाँ पर i आने लगा था i आएगा, ऐसा हो कि नंबर आए। जैसे इस वाले इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें वैल्यू में i आ रहा, वहीं अगर यहाँ माइनस रख के सोल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस यूज कर लेते तो हमारा आंसर x का आता +-2। तो ये रियल रूट्स हैं और ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं, है ना? तो किस तरीके का नेचर का आएगा ये डिसाइड करता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये भी हम आपको बताते हैं, आपको घबराना नहीं है। तो देखो बेटा, जैसे कि हमने बताया अभी आप लोगों को कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें कोई समस्या? आपने कहा बिल्कुल नहीं। अब इसके रिगार्डिंग रूट के कंडीशन देखो, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट कि रूट का नेचर कैसा होगा इसके अकॉर्डिंग। तो पहला कंडीशन कि अगर हमारा b स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो सेम वैल्यू के आएंगे। कैसे आएंगे बेटा? ये हमारे इक्वल रूट्स आएंगे हमारे, और ये हमारे रियल होंगे। तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक, रियल वैल्यूज मिलेंगे इक्वल। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है श्रीधराचार्य के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जब ये वैल्यू दोनों बराबर है तो दिस और दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर की वैल्यू भी 10 और 4ac की वैल्यू भी 10, तो ये खत्म हो गए ना मान लो। तो बचा क्या हमारे पास? केवल -b/2a। तो वैल्यूज दोनों बराबर होंगे और ये रियल रूट्स आएंगे, ये वर्चुअल नहीं होंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन कि अगर b स्क्वायर बड़ा है और 4ac हमारा छोटा है, यानी कि ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो नेगेटिव साइन तो यहाँ आएगा नहीं। तो यहाँ पर भी हमको रियल रूट्स मिलेंगे बट अनइक्वल मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? रियल बट अनइक्वल।
अलग अलग वैल्यूज़ के मिलेंगे। वहीं अगर तीसरी बात करें कि बी स्क्वायर की वैल्यू कम हो और 4ac हमारा बड़ा हो, ये वैल्यू छोटी हो ये बड़ी, तो अब खुद समझो कि रूट के अंदर इधर की वैल्यू 10 ले ले और इधर की वैल्यू माइनस का 19 ले ले। इसमें से इसको घटाएंगे बेटा तो रूट में आ जाएगा -9। जब रूट में भाई 9 का हमारा तो 3 हो गया, लेकिन रूट में जो माइनस बच गया उस रूट में -1 के लिए यहाँ आई आ जाएगा। तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं, ये इमेजिनरी वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे रियल रूट्स आपको बेटा नहीं मिलेंगे। ऐसे सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा, हमारे इमेजिनरी वैल्यूज मिलेंगे और अनइक्वल मिलेंगे। ठीक है, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी, इसको वर्चुअल बोलेंगे। ठीक, तो हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी बट अनइक्वल। बट लिखो या एंड लिखो, रियल एंड अनइक्वल, यहाँ भी एंड लगा दो, यहाँ भी एंड लगा दो, रियल एंड अनइक्वल। तो ये बेसिक से इसके कॉन्सेप्ट हैं। बात आई फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व होता है, ऐसा नहीं कि फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं होता, फैक्टराइजेशन से मेथड से भी सोल्व होता है। अभी हम आपको एक दो सवाल भी बताएंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। तो ये हमारे अलजेब्रा के कुछ आइडेंटिटीज थे, यहाँ से ये आइडेंटिटीज आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पर। ठीक है ना, क्वेश्चंस कि कैसे इसको सोल्व किया जाएगा हमारे पास। अब देखो बेटा, हमारे सामने एक सवाल है कि x² - x - 2 = 0। क्या है बच्चों, x² - x - 2 = 0। अब इस इक्वेशन के को अगर हम कंपेयर करें इस वाले से, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0, तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, यहाँ a है, यहाँ नंबर में 1 है, तो a की वैल्यू हमको 1 मिल गया। यहाँ प्लस का b है प्लस साइन के साथ, और यहाँ नंबर में कुछ नहीं है 1 है, ये प्लस माइनस यानी -1 आएगा, तो यहाँ से हमको b की वैल्यू भी मिल गई -1। वहीं पर यहाँ c है प्लस के साथ और यहाँ 2 है माइनस के साथ, यानी कि c की वैल्यू भी हमको मिल गई, क्या मिल गई, -2। अब हम x की वैल्यू इक्वेट कर लेंगे इस फार्मूले से रख के कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ वैल्यू रखो, आपने कहा ठीक है सर रखते हैं, तो माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस √b², इसका स्क्वायर कहेगा 1² माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, -8, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ गया -8। अब देखो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर बन गया +8। ठीक, तो इसको हमने हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया +8 और डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो केवल 2 आ गया। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस हमारा 1 हो गया, प्लस माइनस √9 डिवाइडेड बाई 2, 9 का मतलब 3 होता है, तो 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से x के दो वैल्यू निकलेंगे, कैसे, एक में लिया 1 + 3/2 और वहीं एक में लिया 1 - 3/2। अब क्या मिला, 1 + 3/2 यानी कि 4/2, 2 आ गया। वहीं पर ये क्या मिला, 1 - 3 यानी -2 2/2 यानी कि -1। तो ये x के हमारे दो वैल्यूज निकले, 2 और -1। तो 2 और -1 ही हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर है। क्लियर है ना, एकदम अच्छे से, एकदम विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ड्रॉप करो, हम हैं तो क्या गम है, ये महफिलें सब धुआं हैं। आ जाओ इधर, पढ़ते हैं यार, एकदम देखो पढ़ाई मन लगा के करनी चाहिए, पढ़ाई इतनी करनी चाहिए कि पढ़ाई से दिल लगी हो जाए, फिर ना बाबू ना सोना, मतलब दुनिया जाए एक तरफ, हम करेंगे मेहनत। ठीक, तो चलो एक सवाल ये हो गया जिसका आंसर आपको पता चला। ऐसे ही और सवाल हम आपको देते हैं और उसको भी हम आपको कराते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। एक सवाल मेरे प्यारे बच्चों और हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, x² - 5x + 6, x² - 5x प्लस का 6 = 0। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको भी आप उसी पैटर्न से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कि हमने लिखा कि x² प्लस का bx प्लस का c = 0। कंपेयर किया तो a की वैल्यू यहाँ पे x² के साथ a है, यहाँ पर नंबर में 1 है, यानी कि a की वैल्यू हमको क्या मिला, 1। ठीक, अब b की वैल्यू यहाँ पर -5, तो b की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों -5। c की वैल्यू की बात करें तो
तो यहाँ पर सी, यहाँ पर 6 है तो 6 आ गया। फार्मूला सबको पता कि भैया x बराबर, अभी हम बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में एकदम अच्छे से फीड हो जाए, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूले से आंसर निकालना है। हमने लिखा अब कि x बराबर -b, तो माइनस, अभी की वैल्यू -5 है तो भैया आ गया -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 -4ac, तो 4a और c, तो 4 को 1 से गुणा किया, 6 से गुणा किया, ये आ गए ससुर का नाती 24, यहाँ पर चेप दिया हमने 24 और डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। कर लिया सोल्व इसको। हमने कहा ज़्यादा इसमें तिकड़मबाजी थोड़ी है, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1, 25 में से 24 गए या तो बचा किया 1 है तो बचा, अब 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई 2, तो अब आ गया 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 5 वैसा वाला नहीं है, एस जैसा बन गया तुमको, ये 5 है। अब हमारे एक्स के दो वैल्यूज आ गए, कैसे, 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 यानी कि 6/2 आ गया और 5 माइनस 1 यानी कि 4/2 आ गया। यहाँ से 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। समझ आया? तो डायरेक्ट इस पैटर्न पे आप कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। फैक्टराइजेशन मेथड से भी ये सवाल सोल्व होते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसा सोल्व होता है ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये हमारा सीधी धारा 4 कॉन्सेप्ट था। फैक्टराइजेशन से इसी सवाल को अगर हमें सोल्व करना हो बच्चों, कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था कि x² माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, यही तो क्वेश्चन था। तो इसमें हम लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट। क्या लगाएंगे बच्चों? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है बीच के टर्म को तोड़ना है। अब बीच का टर्म, जैसे मान लो ये क्या इक्वेशन होता है जनरल, ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो देखो मिडिल टर्म हमारा क्या है इस इक्वेशन में, जनरल के हिसाब से b है, तो b को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है। मान लो हमने तोड़ा b1 और b2 के टर्म में, ठीक है ना। हमने ये मिडिल टर्म को तोड़ा b1 और b2 के टर्म में, कि जब हम b1 और b2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच का टर्म आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये AC के बराबर आ जाए, A और C के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। यानी समझो कि B1 और B2 को प्लस या माइनस करें तो हमें B मिले, ठीक, और वहीं B1 और B2 को मल्टीप्लाई करें तो AC के बराबर आ जाए। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, कि बीच के टर्म को हम इस तरीके से तोड़ें दो पार्ट में कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर खुद B मिल जाए, खुद भी मिले, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर A और C के मल्टीप्लाई के बराबर हो। और याद रखना साइन इंक्लूड होता है, साइन को ध्यान रखना है, साइन को ध्यान रखना है यहाँ पर। ये नहीं कि साइन को आप भूल जाओ, तो ध्यान रखना है। बिना साइन को ध्यान रखे अगर आप सोल्व करोगे तो लपेटे में आ जाओगे। मैथ है ये, लपेटे में ले लेगा खोपचे में, आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर में क्या है A 1, यहाँ पर C है, ठीक है। B हमारे पास कितना है? -5 है। तो हमने कहा अच्छा यार -5 है, अब बात है इसको तोड़े कैसे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करें तो करें कैसे, इसमें कौन सा लॉजिक हम लगाएं जिससे कि क्लियर हो जाए। तो इसके लिए भी हमने कहा ना कि B1 B2 को मल्टीप्लाई करने पर AC आता है। तो सबसे पहले हम लोग इस और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी AC को हमने मल्टीप्लाई किया तो AC हमारा आ गया 1 × 6 यानी कि 6। इस 6 को हमने दो पार्ट में तोड़ा। कैसे तोड़ा? देखो हमने लिखा 3 और इंटू 2, ठीक है। अब 3 2 क्या है, एक हमारा समझ लो B1 है और एक समझ लो हमारा B2 है। तो B1 B2 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया, इंक्लूडिंग साइन, क्योंकि यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का आया 6। इनको 3 और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 6 आएगा। हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमने बोला ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा -5 आना चाहिए। तो अब कैसे क्या किया जाए? हमने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल में डाल दिया। देखो दिमाग, अब दिमाग क्या लगाया हमने, अब हमने कहा कि कुछ नहीं करना है। अगर हम -3 को भी अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस का 6 आएगा, और -3 में -2 को अगर ऐड करेंगे तो हमें -5 मिल जाएगा। तो समझ गए, हमने ऐसा तोड़ लिया तो हमें AC भी मिल गया और ऐड करने पर B भी मिल गया। तो ये B1 B2 की हम कौन सी वैल्यू लेंगे? -3 और -2।
ये हमें सोचना पड़ता है, ये रफ कैलकुलेशन हमको अलग करना पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जब तक ये करेंगे नहीं तब तक हमारा आंसर निकलेगा नहीं। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। अब आगे देखो हमने क्या लिख दिया, आगे हमने प्यारे बच्चों लिखा एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह हमने लिख दिया, देखो सिंपल सी बात है, हमें लिखना क्या था, 3 और 2 के टर्म में तोड़ा ना, तो 3 और 2 लिख दो, तो 3 और 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो यही तो था, ये हमारा b1 था, ये हमारा b2 था, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। दो का पेयर बना लिया, ये दो अलग पेयर, ये दो अलग पेयर, इन दोनों में x कॉमन लिया, तो x कॉमन लेने पर क्या बचा, x माइनस 3, इन दोनों में -2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, x माइनस 3, राइट साइड 0। अब देखो हमारे पास दो टर्म बच गए, एक टर्म दो टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3, इनको हमने एक तरफ लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ से बचा -2, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, एक बार इसको इक्वल 0 और एक बार इसको इक्वल 0, तो जब x माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक। जब x माइनस 2 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आपने कहा बिल्कुल सर, क्या इतना ही आंसर हमारा इस वाले कॉन्सेप्ट से भी आया था, आपने कहा हाँ। अब इसमें देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, इसमें ज़्यादा दिमाग हमारा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, इसीलिए अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज कर सकते हो और इसमें आपका समय बचेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चल, तो ये हमने दो सवाल आपको समझाए, दो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाया। अब एक दो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के आपके लिए होमवर्क है, ठीक, आपके लिए होमवर्क। पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, एक ये दिया। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ये दो सवाल हैं और इन दोनों सवाल में एक्स की वैल्यूज निकालने हैं, और जब आपका आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर करें। क्या बोला मैंने, कमेंट आप कर देना, ठीक, और इस वीडियो को लाइक भी बेटा कर देना है। तो आंसर आपको कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियो को। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो उसको भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब कभी भी हम लाइव आएँ तो आपको पता चल जाए। लाइव भी क्लास हम मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं, अभी इधर हम रिकॉर्डेड वे में डाल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर हम लाइव नहीं है, लेकिन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे अभी भी हम लाइव हैं, ठीक। बच्चों के चैट्स आ रहे हैं, अभी हम थोड़ा पढ़ नहीं पा रहे हैं तुम लोग कि यूट्यूब वाले बच्चों के चक्कर में, बस समझे। तो ये दो क्वेश्चन सभी बच्चे होमवर्क करके हमको देंगे, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या तो नहीं, चोली में जिस तरफ हम मोबाइल रख के देखते हैं मोबाइल हमने उस तरफ रखा ही नहीं, ठीक है। चलो बच्चे, अब हम आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये तो हमारा एलजेब्रा में इस तरीके से सोल्व होता है, सॉल्यूशन चलता है। अब एलजेब्रा में क्या है ना कि हम लोग मैक्सिमम पावर 2 मैक्सिमम पावर 3 तक की बात करते हैं आइडेंटिटीज़ में। लेकिन अगर कोई ऐसा हो, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में आइडेंटिटीज़ पढ़ी, अब इस शुरुआत के आइडेंटिटीज़ में हमारा क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर आ जाएंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, लाइक दिस, ठीक है। इसको भी हम b सही से लिख दें। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा पावर हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है और क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाइनोमियल थ्योरम। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो अब हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट में। बाइनोमियल थ्योरम, अब बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है बेटा कि जब हमारे पास, हम लोग इतना जानते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हम कहें, आप ओपन करो तो आप कहोगे ए स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर 2ab यानी कि 2ab करेंगे तो आ जाएगा 2x, प्लस का बी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। वैसे ही अगर हम इसी में कहें कि 1 प्लस एक्स के पावर 3 लिखा है, अब इसको ओपन करो, तुम कहोगे 1 के पावर 3 1, फिर आप कहोगे 3 a स्क्वायर बी
तो आप a का स्क्वायर करोगे तो कुछ होगा नहीं, इंटू बी यानी कि x, फिर आप 3ab स्क्वायर तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर b है ना स्क्वायर, फिर b क्यूब, तो a क्यूब हमारा ये हो गया, b क्यूब मतलब x क्यूब, इस तरीके से। लेकिन अगर हम वहीं पर कहें कि 1 + x के पावर 4 है, अब इसका एक्सपेंड करके हमको बताओ कि इसको एक्सपेंड करने पर कितना आंसर आएगा। आपको अगर सर 3 ही तक तो आपने बताया है, 4 तक आपने बताया कहाँ, तो इस बड़े बड़े पावर को ओपन करने के लिए ही हमारा बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट आया। अब आपको ध्यान क्या देने वाली बात है यहाँ पर कि जब मैक्सिमम पावर 2 है तो एक्सपेंड करते हैं तो हमें कितने टर्म मिलता है, 3 टर्म। टोटल यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। आपने कहा यस सर। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3। ओपन करने पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमें कितने टर्म्स मिले बच्चे, 4 टर्म्स मिले। वैसे ही पावर 4 है तो यहाँ पर हमको टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे, 5 टर्म्स मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे, कैसे ओपन करें, क्या हम इसको 2 पार्ट में ऐसे लिख लें तब भी आंसर आएगा? ऐसा नहीं कि नहीं आएगा कि 1 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x का होल स्क्वायर, जब बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब कि ये ऑलरेडी यही बात लिखी गई है। तो एक बार हम इसका ओपन करें कि a स्क्वायर प्लस bx या 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू वंस अगेन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, हम ये फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो भाई देखो 3 टर्म यहाँ पर है, 3 टर्म यहाँ पर है, तुम्हें लग रहा है 6 टर्म आएगा, लेकिन नहीं आएगा, 4 टर्म दिया है भाई, पावर 4 है। तो इसमें टोटल जब एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करने के बाद यानी इसको जब बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे, आपस में सोल्व करोगे, तो मल्टीप्लाई करके सोल्व करने के बाद हमको टोटल 5 ही टर्म्स मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, ऐसे करने पर टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज़्यादा। तो इसको आसान कैसे किया जाए, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम आपको बताते हैं, आपको लिख लेना है, यही है बाइनोमियल थ्योरम, अब बहुत काम आएगा। देखो बेटा 1 + x के पावर n अगर है तो हम यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे तो टोटल हमको कितना टर्म आएगा, n + 1 टर्म्स, इतने तो मिलेंगे। अब बात आई कि बीच के जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे, किस तरीके के होंगे, है ना। ऐश्वर्या राय जैसे दिखेंगे कि दिशा पाटनी की तरह दिखेंगे, ये दिखेंगे ससुरे कैसे, आओ बताते हैं कैसे दिखेंगे। चिंता ना को करो, हम है ना तुम्हारे साथ। तो देखो बेटा इसको जब ओपन करते हैं तो हमारा आता है, पहले आएगा 1 सीधा, दूसरे पर आता है n को 1 से मल्टीप्लाई कर दो nx, तीसरे पर आता है तीसरा टर्म है n लिखो, इसमें से 1 माइनस करो, फिर कितने यहाँ पर n के टर्म हो गए, एक n वाला टर्म ये है, एक n वाला टर्म ये है, ये x है ना, इसको पावर में 2 कर दो अब, क्योंकि n के 2 टर्म आ गए, पावर में 2 डिवाइडेड बाई n के 2 टर्म है तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2, यानी 1 + nx प्लस ये, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, ये भी बताऊंगा कि क्या है, प्लस। अब फिर n था, फिर n में से 1 घटाओ, फिर n में से 1 और घटा दो, यानी कि 2 घटा दो, मतलब सीक्वेंस में n था, n में से 1 घटाया, n में से 2 घटाया, कितने टर्म है यहाँ पर n का, 3 टर्म, 1 2 3, यहाँ पर फैक्टोरियल 3, जो वेरिएबल था उसके भी पावर 3। इस तरीके से इसको हम क्या करते चले जाएंगे बच्चों, इसी तरीके से इसको हम लिखते हुए चले जाएंगे, कहाँ तक, n + 1 टर्म्स तक, इसी पैटर्न पर एकदम लिखते हुए चले जाएंगे, कोई चिंता नहीं करनी है। बात समझ में आई? शुरुआत में क्या है, 1 के पावर n, और 1 के पावर n करने पर 1 ही आएगा। ठीक, वैसे ही लास्ट में हमारा क्या बचेगा, x के पावर n, ठीक है, जो n + 1, तो लास्ट वाला जो ये वाला टर्म है, जैसे यहाँ पर पावर 4 है ना, तो लास्ट में जो 5वां टर्म होगा वो हमारा x के पावर 4 ही आएगा। अब इसी पैटर्न पर इसको हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखो बेटा, और याद रखना इसमें एक टर्म हमने यूज किया है फैक्टोरियल, कि जैसे हमने लिखा था 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, l बना दो और इसके अंदर नंबर लिख दो। इसका मतलब होता है इस नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 है तो 2 से के नीचे 1 आएगा, फिर आपस में 1 से नीचे माइनस में नहीं जाना है, बस 1 तक आके रुक जाना, तो 2 1 जा 2। वैसे ही अगर कहीं पर फैक्टोरियल 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि पहले 3 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 1 लिखो, मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 अगर कहीं आया, फैक्टोरियल 4 का मतलब कि 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12, 12 दूना 24, यानी आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि 1 + x⁴ पर, तो हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा nx, n और x यानी कि प्लस का 4x, फिर प्लस n,
इंटू n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर 3 प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 2 फिर 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, ठीक, और एक्स स्क्वायर भी है, एक्स के पावर 4 आएगा। क्या आएगा? एक्स के पावर 4। तो कोई यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं ये, फिर 4 माइनस 3 ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, ये और ये इंटू एक्स के पावर 4 फैक्टोरियल 3। अच्छा 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा बेटा फैक्टोरियल 4 एक्स के पावर 4। कितने पावर तक पहुंच गए? 4। अब इसके आगे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर इसके आगे हम जाएंगे ना बेटा तो आएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 4 माइनस 4, और 4 माइनस 4 का मतलब 0, वो 0 पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो इसके फर्दर आगे का टर्म हमें मिलना मुश्किल है, मिल भी नहीं करेगा, 0 हो जाएगा वो, ठीक। तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, अब सोल्व कर लेंगे इसको। देखो 1 4x का मतलब 4x प्लस 4 है 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 4 गुणे 3, नीचवा 2 ही है, 2 का फैक्टोरियल मतलब सीधे 2 ही आता है, तो सीधे इसको 2 लिख दो इंटू एक्स स्क्वायर, 4 लिख दिया, 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस ये 4 तो हमने लिखा 4 गुणे 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और एक्स के पावर 4। अब देखो ये पूरे कट गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ये बचा, बस बचा ही क्या, अब जो बच गया वो आंसर 1 प्लस 4x प्लस 2 3 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस और कुछ बचा नहीं एक्स के पावर 4 कितने टर्म्स आए देख लो, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम पावर कितना था 4, टर्म्स कितने आए 5, तो यही हमारा आंसर हुआ। इसकी जरूरत बेटा पड़ जाती है, अब यहाँ पे 1-2 खास बातें और है जो नोट की तौर पे आपको काम करना है, और नोट की तरह ही उसको लिखना भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? बात ये है कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स के पावर n लिखा है और हमको ये दिख रहा है कि इसमें जो x है वो बहुत छोटा है, किससे? 1 से, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, तो इसमें डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। कितना इसका आंसर हो जाएगा पता है? इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1 प्लस nx। तो ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखा है और x बहुत छोटा है 1 से, तो डायरेक्ट हम आंसर कितना लिखेंगे 1 प्लस nx। इसी का दूसरा सीक्वेंस कि अगर 1 प्लस एक्स है, अब पावर में माइनस n दिया है और यही कंडीशन है कि x इज अगेन वेरी लेस देन 1, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा कि इसको आपस में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस n को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस nx आ जाएगा। कोई दिक्कत? 1 प्लस nx 1 माइनस nx, क्लियर है? ये नोट के तौर पे आप लोग लिख लेना, इसकी जरूरत बेटा पड़ती रहती है, ठीक है? याद होगा तुम लोग, अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर में जाओगे तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला है जी के एल्टीट्यूड में हमारे पास जो रिलेशन निकल के आता है ना बच्चों, वो जी डैश का रिलेशन है कि जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन RE। ये इसी फार्मूले से, इसी रिजल्ट से आया, इस कॉन्सेप्ट के रिजल्ट से, ठीक, क्योंकि h अपॉन RE हाइट इतना नहीं होता है, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है और हाइट छोटा है, तो उस सिचुएशन में ये वैल्यू 1 से भी छोटी हो जाती है, जिसके वजह से हम डायरेक्ट पावर -2 को यहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझे? यानी कि एक्चुअल में ये फार्मूला ऐसे लिखा था पहले कि g इंटू 1 प्लस h अपॉन RE और पावर में था -2, लेकिन जो h अपॉन RE है बेटा, इसकी वैल्यू वेरी लेस देन 1 है, जिसकी वजह से ये पावर डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और हमारा आंसर बन गया कि जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन RE। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों? तो क्या जितना हमने अभी आप लोगों को समझाया समझ में आया? और अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें,
प्रेम दिखाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर में, बेसिक मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर में। बात समझ में आई? और अगर आपको हमारी बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया है, शानदार है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाह रहे हैं कि एक दो आइडेंटिटीज भी हम आपको बता दें रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में बेटा कुछ यहाँ भी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं हमारे, कुछ फॉर्मूलेज हमारे होते हैं। वो फार्मूले कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, हम आपको बताते हैं। चलो, वो आइडेंटिटी की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर कहीं e टू द पावर x लिखा हो तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं? तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यानी ऑड और ऑड वाले सारे हमारे माइनस में और इवन वाले सारे हमारे पॉजिटिव में रहते हैं। यहाँ भी पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ये पहला फार्मूला। दूसरे फार्मूले की अगर बात करें बेटे, केवल हमारे पास ई दिया हो, केवल हमारे पास ई दिया हो तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, पावर में यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। चौथा फार्मूला देखो, अगर हमारा e टू द पावर माइनस एक्स लिखा है, क्या माइनस एक्स, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं था, ठीक है ना, तो हम 1 मान सकते हैं, तो हम ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। जब माइनस एक्स आ जाता है हमारे पास तो जो हमारे टर्म है, ध्यान से देखना है एकदम, माइनस एक्स ने ई के पावर -1 तो हमारा 1। अब यहाँ पर भी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है। ऑड वाले सारे नेगेटिव और इवन वाले सारे पॉजिटिव। 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। बेटा ये 1 है, ये मत समझना कि ये कुछ और है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो ये 4 फार्मूले बच्चों आप बेसिक फॉर्म में क्या कर सकते हो, लिख के अपने साथ रख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज है, और अगर इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जितना ऊपर हमने समझाया ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।